तो 4 साल बाद एक बार फिर से यह तस्वीर सामने आई जब मुलायम परिवार या कहें समाजवादी कुनबा एक साथ एक मंच पर सफाई में नजर आया। होली के मौके पर यहां अलग हुए 4 बड़े समाजवादी नेता एक मंच पर दिखे। भाई भतीजा को एक मंच पर देखकर प्रदेश की सियासत में अब एक नई हवा के आसार लगने लगे हैं। वो क्या है, देखिए रिपोर्ट पहले। अखिलेश ने छुए शिवपाल के पैर, राम गोपाल के पांव पड़े शिवपाल, मुलायम से आशीर्वाद लिए राम गोपाल। होली के बहाने समाजवादी कुनबा एक मंच पर नजर आया। छोटे ने बड़े के पांव छुए और बड़ों ने छोटों को आशीर्वाद दिया। 4 साल बाद समाजवादी परिवार के मिलन समारोह को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश भी दुगना हो गया। 2016 में एक दूसरे से अलग हुए अखिलेश और शिवपाल ने 3 साल तक अलग अलग होली मनाई। अब की बार एक मंच पर साथ आने से प्रदेश के सियासी गलियारों में नए समीकरण की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि एसपी, पीएसपीएल और कांग्रेस इस मिलन समारोह को पारिवारिक बता रहे हैं। पुराना चलन है कि त्योहार में हम जो है राजनीति नहीं करते हैं, और जिस भाव से अखिलेश जी ने उनको सम्मान दिया वो उनकी परवरिश को दर्शाता है। किसी परिवार के इस तरह के कार्यक्रम पर और जो सामाजिक कार्यक्रम है या इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं, होली दिवाली, इस पर कोई राजनीतिक मायने लगाने मुझे लगता है कोई मतलब नहीं होता। इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। दिल परिवार में मिले रहने चाहिए। राजनीति तो अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं और उसका फैसला समय के हिसाब से होता है। होली का माहौल, पारिवारिक रिश्ता, पार्टियां अपनी अपनी, लेकिन उसमें फिर लोग राजनीति क्यों देख रहे हैं सामाजिक रिश्तों में? मेरी समझ से बाहर है ये बात। सच्चाई ये है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। वहीं सफाई में एक मंच पर समाजवादी दिग्गजों के साथ आने पर बीजेपी गठबंधन से इसे जोड़कर देख रही है। तो जिस प्रकार से अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, अखिलेश यादव और बहन मायावती मिलकर चुनाव लड़ी, अगर भविष्य में अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव मिलकर भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। शिवपाल यादव अपनी अलग अलग सभाओं के जरिए पिछले 1 साल एसपी के साथ गठबंधन के संकेत देते रहे, लेकिन जानकारों का कहना है कि शिवपाल के लिए एसपी के साथ जाना अभी दूर की कौड़ी है। सपा से और कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद अपने दम पर उभरने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है वो अपनी ही शर्तों पर शिवपाल यादव की पार्टी से मिलने की कोशिश करेगी। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक परिवार तो मिलते रहेंगे, लेकिन राजनीतिक मिलन हो पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। सफाई में समाजवादी कुनबे के होली मिलन समारोह के मायने कुछ भी हों, लेकिन सियासी हलकों में इस मिलन को समाजवादी पार्टी का मिशन 2022 का ट्रेलर माना जा रहा है। अब सवाल है, होली पर मंच मिले, दिल मिले क्या? चाचा का इशारा समझेंगे अखिलेश? क्या कुनबे की लड़ाई मंच पर सुलझ गई? क्या ये सफाई से अखिलेश का है मिशन 2022? क्या मिलन का कारण 2019 की है बड़ी हार? क्या भतीजे के आगे सरेंडर हो गए चाचा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ा ही दिलचस्प है ये समाजवादी कुनबे का। आप कभी देखते हैं लड़ते हुए आपस में, कभी मिलते हुए, कभी पांव पड़ते हुए, तो कभी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हुए। हर तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन क्या अब एहसास हो गया है कि अब भी नहीं मिले तो शायद बचेंगे ही नहीं राजनीति के लिए? क्या इसलिए अब मिलने पर मजबूर? तमाम तरह के प्रयोग हुए, महागठबंधन से लेकर और 2 अच्छे लड़कों की दोस्ती भी बात नहीं बनी। तो अब क्या परिवार खुद एक इकट्ठा होने को है? आइए इन्हीं को समझते हैं। मेरे साथ दीपक मिश्रा हैं, पीएसपीएल से जुड़े हुए। मेरे साथ रामकृपाल सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मेरे साथ वीनू महाजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हमारे संवाददाता। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी और बीएसपी के भी मेहमान जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक जी, तो क्या माना जाए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो सरेंडर करना बेहतर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवपाल जी ने प्रसपा जब बनाया और बनाने से पहले भी
जिसका सबसे बड़ा साक्षी जनेश्वर मिश्र मंच का वह ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें उन्होंने सभी समाजवादी परिवार को एक मंच पे ला दिया था, जिसमें देवगौड़ा जी से लेके अजीत सिंह जी तक थे। पुराना जनता परिवार, या बेहतर बताएंगे रामकृपाल जी, एक हो और सभी गांधीवादी, लोहियावादी, चरण सिंह में आस्था रखने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता एक साथ मिलके तो संकुचित फिर 4 साल से क्या हो गया था? वाली सरकार का प्रगतिशील समाजवादी विकल्प बने, यह उनका प्रयास, सद प्रयास रहा है, जिसे सभी मीडिया ने भी दिखाया, आपने भी खुद दिखाया। मुझे याद है और हमारे नेता इस दिशा में अग्रसर हैं। और सिर्फ अखिलेश जी क्यों, हम तो सभी समाजवादी सोच के लोगों से कहेंगे कि एक मंच से आइए, अन्यथा इस सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना असंभव होगा। दीपक जी, मुझे वो तस्वीर याद है जब सभी पूरे समाजवादी परिवार को एक साथ लेकर आए थे शिवपाल जी, मगर उसी मंच पर धक्का मुक्की भी हुई थी और उसके बाद 4 साल से क्या होता रहा है ये भी हम देख रहे हैं जी। तो अब सवाल है कि सबको एहसास हो गया है क्या 4 साल नहीं भैया मिल लो वरना खत्म हो जाओगे? देखिए, शिवपाल जी जो कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज है, और कोई भी बड़ा जन नेता, मैं डॉक्टर लोहिया और नेहरू दोनों को रेखांकित करते हुए कहता हूं कि जन इच्छा और जन आकांक्षा के अनुरूप ही वक्तव्य देना चाहिए और अपने अपने कदम उठाना चाहिए। ओके जी। शिवम त्यागी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं और मेरे साथ दीपक पांडे भी जुड़ गए हैं बीएसपी से। आप दोनों के का भी बहुत स्वागत है। जल्दी से अजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जिस तस्वीर की बात कर रहे थे दीपक जी, वो भी तस्वीर आपने भी देखी थी जब एक मंच पर सभी तो थे, मगर किस तरह से धकियाया गया था, पूरबिया अल्फाज में इस्तेमाल करूं तो वो भी तस्वीर आपको याद होगी। अब की तस्वीर में क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल अजय, जो कल की तस्वीर दिखी सफाई में वो एक अलग की तस्वीर थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव हमेशा इस बार की कोशिश करते रहते हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ एक मंच पर आएंगे, क्योंकि आ जाए नहीं तो समाजवादी का पार्टी का जो नुकसान हुआ है 2019 का परिणाम सबके सामने। आपको याद होगा अजय, जब अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था तो मुलायम सिंह यादव खुद समाजवादी पार्टी दफ्तर पाए थे, मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा जितनी सीटों पर अखिलेश ने समझौता किया उतनी सीटें जीतकर मैं लोकसभा गया था, रक्षा मंत्री बना था, तो ये समझौता नहीं होना चाहिए। और बार बार उनका यही प्रयास होता था कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर आए। और जब पहली तस्वीर थी जिसमें धक्का मुक्की हुई थी, कई सारे विवाद हुए थे, और फिर जो कल की तस्वीर आई उसमें जब शिवपाल यादव ने पैर छुए रामगोपाल यादव के, अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पैर छुए, लेकिन अगर वो ध्यान से आप देखें तो शिवपाल यादव का कोई रिएक्शन नहीं था, पैर जरूर छोटों ने बड़े का छुआ। तो अभी क्या मंच मिला है, क्या दिल मिल गया, इस पर एक बड़ा सवाल है। और अगर 2022 के इलेक्शन में ये दोनों लोग साथ नहीं होते तो दोनों को बड़ा नुकसान है। लिहाजा चूंकि बड़े सियासी नेता है, वो चाहे शिवपाल सिंह यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, मुलायम सिंह ने भी कल भी आपने गौर किया होगा कि मंच पर उन्होंने कहा कि अखिलेश की बड़ी जिम्मेदारी है और अखिलेश को इस बात को समझना चाहिए। और जब शिवपाल सिंह यादव का बयान आया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो रास्ता है राजनीति है, हम प्रयास करते रहेंगे और कोई विकल्प हमेशा खुले रहते हैं राजनीति में। तो अभी फैसला अखिलेश यादव को लेना है, ऐसा नहीं है कि मंच पर एक होते नजर आए मगर दिल मिल गए हो और राजनीति भी मिल गई हो। नुकसान क्या हुआ है वो तो हमने कन्नौज में, बदायूं में, फिरोजाबाद में देखा ही है। 2019 में परिवार की सीटें गवाई परिवार की ही वजह से। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, मैं समझता हूं मेहमान विनू महाजन जी। क्या अब लगता है कि हार से बचना है? 2012 से कम 14, 14 से कम 17, 17 से कम 19, अब 19 से भी कम होंगे तो फिर बचेंगे ही नहीं शायद। तो बेहतर है कि एकजुट हो जाओ, रास्ता कोई बचा नहीं है, सारे प्रयोग कर लिए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है अजय जी। ये मैं आपको बताऊं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दीजिए। होनी चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। एक नहीं, पारिवारिक मंच है, उसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। अच्छा, हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, पारिवारिक मंच 4 साल से नजर नहीं आया ना। मेला होता है त्योहार पे। देखिए, आपको अजय वत्स आपके साथ चिपक गए। मैं कह रहा हूं पारिवारिक मंच 4 साल से तो नहीं दिखा ना, ये 4 साल बाद दिखा है, इसलिए सबको दिख रहा है। नहीं दिखता है समय समय पे, किसी भी मंच पे अगर एक
उस पे परिवार आ रहा है तो ये अच्छी बात है। ऐसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, ना कि इसे नकारात्मक रूप में हम कहाँ नकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। हम तो बस यही कह रहे हैं कि ठीक है, आप विपक्षियों को, परिवार एकजुट हो रही है क्या? राजनीति परिवार एकजुट हो रहा है क्या? बिल्कुल, परिवार अगर एकजुट होगा इसी प्रकार से तो आगे चलती है चीजें। लेकिन आज अगर एक मंच पर हम खड़े हैं और तो पार्टी में एकजुट हो जाएगी, सम्मान कर रहे हैं, परिवार की ही तो पार्टी है, राजनीति का क्या काम? क्या दिक्कत है इसमें मीनू जी? देखिए, परिवार अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, आप दोनों चीजों को मिला क्यों रहे हैं? ओके ठीक है। मैंने क्योंकि परिवार की ही पार्टी है तो इसलिए मैं मिला रहा था। दीपक पांडे जी, बीएसपी से आप लोग हैं, आपने समझौता किया और फिर आप लोगों ने धोखा दे दिया। अब आपस में ये लोग मिल रहे हैं तो आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनेगी फिर। देखिए, एक उनका एक पारिवारिक मंच था, उस पर अगर ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती, जहां तक अखिलेश यादव जी के अगर बयान सुने आप या फिर माननीय शिवपाल जी के भी बयान सुने तो ये लोग कभी अभी एक होने की, तो आप चाहते कि नहीं एक हो? नहीं, कोई नहीं चाहेगा, कोई विपक्ष नहीं चाहेगा कि कोई दो दल एक हो जाए, या ऐसी संभावनाएं नहीं चाहेगा। शिवम भी नहीं चाहेंगे कि दोनों एक हों, चुनौती बन जाएगी बीजेपी के लिए। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल होना चाहिए, परिवार को तो बिल्कुल एक साथ होना ही चाहिए। और जहां तक बात यह है कि पारिवारिक मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए, मतलब आप राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक मंच को पारिवारिक मंच और पारिवारिक पार्टी बना दो तो ठीक, लेकिन उसी जगह जब आप पारिवारिक मंच को कोई राजनीतिक मंच कह दे तो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जहां तक बात एक होने की, मुझे लगता है उनका अधिकार है, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, मरता क्या ना करता, एक कहावत है वेस्टर्न यूपी में। हालात बिल्कुल सामने हैं, जिस तरह से पारिवारिक तो आपको फायदा भी नहीं मिल पाएगा ना इनके अलग होने का। देखिए, मुझे लगता है कि नहीं, हमें फायदे के और नुकसान की बात नहीं, जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं पिछले सालों से, हम उसी के बेस पर लोगों के बीच में जाएंगे, वहीं से। आप तो शिवपाल जी को अलग रखने में लगे हुए थे ना? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल अलग और एक हम कैसे अलग और एक रख सकते हैं? मतलब जो कहानी से आपने शुरुआत की, सबने कहा कि बीजेपी मदद कर रही है, जो आपने कहा मंच से धकियाया गया था, अब वो तो शुक्र है कि आजकल कैमराज है, नहीं तो कोई ये भी कह सकता था कि पीछे से वो धक्का बीजेपी वालों ने ही दिया था। चलिए रामकृपाल जी, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे अमित शाह गृह मंत्री के बड़े बयान की भी बात थोड़ी करनी है, आप लोगों से समझना है, लेकिन आप बता दीजिए कि क्या वाकई पार्टी एक होने जा रही है या मामला पेंच फंसा हुआ है विलय और गठबंधन पर आकर? रास्ता तो कोई बचा नहीं दिख रहा है दोनों ही पार्टियों के लिए। जो हालात हैं आज की तारीख में पूरे देश में, कोई पार्टी किसी से मिल सकती है, कहीं भी है कोई विचारधारा। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हुआ, कैसे कैसी चीजें, केरल में क्या है। तो ये देखिए, दिल और दल, जरूरी नहीं है कि दिल मिले। और जो आप ये मुलायम जी का परिवार रहा है, सारी चीजें रही हैं, अखिलेश जी भी जानते हैं कि शिवपाल जी की एक हैसियत है, उन्होंने बहुत लंबे समय से साथ दिया है मुलायम जी का, अखिलेश जी उनकी गोद में खेले हैं। और आने वाले समय में वो सारे प्रयोग, देखिए एसपी बीएसपी का प्रयोग फेल हो चुका, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि कल को आप समाजवादी पार्टी एक चुनौती के रूप में उभरेगी, अगर एक चुनौती भरा है, उसका कोई भविष्य है, तो निश्चित तौर पर कम से कम अपने परिवार में जो बिलगाव है उसको खत्म करें। तो और मैं समझता हूं कि ये चाहे चॉइस हो चाहे मजबूरी हो, लेकिन ये समय का तकाजा है कि कम से कम समाजवादी कुनबा एक मंच पे रहे। उसके बाद भी आप देखिए कि जो आने वाली तस्वीर है उसमें चतुष्कोणीय संघर्ष होने जा रहा है। कांग्रेस को एकदम खारिज आप कर दें ऐसा भी नहीं है, और समाजवादी पार्टी, बीएसपी और उसके बाद बीजेपी। तो सवाल इस बात का है कि जहां इतने मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, तो आप कह रहे हैं कि ये चाहे मजबूरी हो लोगों को इकट्ठा या बाय चॉइस हो, लेकिन रास्ता यही दिखाई दे रहा है समाजवादी कुनबे के लिए। तो क्या एक होंगे? चलिए दिलचस्प होगा देखने आने वाले दिनों में। लेकिन बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने लोकसभा में कहा है दिल्ली में हुई हिंसा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के जिन इलाकों में हिंसा फैली वो यूपी की सीमा से लगते हैं और दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए 300 से ज्यादा लोग आए। हालांकि गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली हिंसा के 1100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान यहां पर हो चुकी है। अमित शाह ने कहा है कि आग लगाने वालों की संपत्ति जब्त करेंगे। तो यूपी से हिंसा करने वाले 300 की तादाद में दिल्ली पहुंचे। तो बड़ा सवाल अब यह पैदा होता है कि क्या यूपी में कहां-कहां छिपे पड़े हैं
अमन के दुश्मन, दिल्ली किसने उन्हें बुलाया था, और अब क्या यूपी में जो रास्ता अपनाया गया संपत्ति जब्त करने का, दिल्ली में भी वही हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बड़ा सवाल आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। जी हां, दिल्ली हिंसा की रिपोर्ट का खुलासा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक आंकड़े गिनवाए। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, जिसमें यूपी से 300 लोगों को बुलाया गया था। एक बार फिर सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे। वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया, इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। शाह ने कहा कि इस हिंसा में शामिल 1100 लोगों की पहचान की गई है। शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली हिंसा को राजनीतिक रंग देने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची। सवाल है कि क्या हिंसा को राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई? उत्तर प्रदेश के 300 लोगों को दिल्ली में किसने बुलाया? याद कीजिए यूपी में भी किस तरह से आग लगाई गई थी। हालांकि उसके बाद जिस तरह से योगी सरकार की सख्ती सामने आई, फिर दोबारा हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन क्या यहां से वही दंगाए दिल्ली पहुंची और दिल्ली को दहराया? ये मेरे बड़ा सवाल बन गया है। और किसने बुलाया? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के अपने मेहमान से समझना चाहूंगा। विनू महाजन जी, दिल्ली किसने भेजा इन दंगाइयों को? पहले यूपी बुलाया और फिर दिल्ली भेजा। देखिए, किसने भेजा ये बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आके और आपके घर में कोई गलत काम कर रहा है तो गृह मंत्रालय उस समय क्या कर रहा था, ये उनका फेलियर नहीं है। और आज तो अगर आपको देने की बात है कि वो लोग कौन थे और क्या दिल्ली में अमित शाह और तो आप यूपी में आदित्यनाथ योगी के बावजूद आप करिए, और जो भी दोषी है उन्हें तुरंत। ये हिम्मत कैसे हो रही है? लेकिन आप अगर अपना फेलियर जो है उसे भी स्वीकार करिए कि आप भी फेलियर थे। गृह मंत्रालय का फेलियर भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ओके शिवम, आपको जब इतने दिन से बीजेपी पता से था बीजेपी का पक्ष चल रहा है और सब कुछ चल रहा है, मुझे लगता है कि आप जो गृह मंत्रालय के फेलियर की लगातार बात कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय का फेलियर है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से दंगाइयों को शरण दी गई। एक तरह से नेता समाजवादी पार्टी जो अभी बैठकर बोल रहे हैं, आपको याद होगा अखिलेश यादव जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो ये जो पुलिस वाले दंगाइयों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, मैं इनको सस्पेंड करूंगा अगर हमारी सरकार आ गई। आप इस तरह का संरक्षण देते हैं एक प्रदेश में, एक देश में। आप इस देश के पूरे विपक्ष को देख लीजिए। सरकार पहले दिन से कहती आ रही है कि शाहीन बाग एक प्रयोग है। शाहीन बाग में आज आप देख रहे हैं ISIS के लोग मिल रहे हैं। वहां पर वेस्टर्न यूपी में खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो 73 बैंकों में 120 करोड़ रुपए ट्रांजैक्ट हुए उसी दौरान जिस दौरान CAA का प्रदर्शन हुआ। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं शिवम कि इतने खतरनाक है ये साजिश करने वाले कि आपकी भी नहीं चल पा रही, अपनी सरकार भी नहीं चल पा रही। बावजूद इसके सरकार ने उस पर कंट्रोल किया और जितने भी दंगाई हैं सबके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है, उसके साथ साथ उनसे वसूली भी की जा रही है। लेकिन विपक्ष से ये मेरा सवाल है कि जब आपको पता है कि एक चीज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की साजिश चल रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं, खास तौर पे हिंदुस्तान की क्या इमेज आगे जानी चाहिए वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बावजूद उसके आप राजनीतिक कारणों से इतने घिरे हुए हैं कि मामला अगर देश का भी है तो भी आप यही कहेंगे कि नहीं, हम दंगाइयों के साथ हैं, दंगाइयों को 5 लाख रुपए देंगे, तनख्वाह देंगे, सारी चीजें करेंगे, पुलिस का सपोर्ट नहीं करेंगे, सरकार को नहीं कहेंगे कि सरकार जो एक्शन ले रही है सही है। आप 73 दिन से ठीक है। ओके, दीपक मिश्रा खड़े हुए थे। दीपक मिश्रा जी, दीपक मिश्रा जी, कौन यूपी से दिल्ली तक साजिश रच रहा है? कौन अमन का दुश्मन बन गया है? कौन से वो एलिमेंट्स है? देखिए, यह बताना और उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम गृह मंत्री भारत सरकार और गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का है। जो तो जब कार्रवाई होती है, गिरफ्तार किया जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं जाके घर में, उनके बवाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। ये भी आपने देखा है लखनऊ से लेकर। होना चाहिए
मेरठ तक में। नहीं मान्यवर। और एक बात और मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहूंगा अजय जी, ये बड़ा वाक्य है, जिस शासन के खिलाफ षड्यंत्र हो जाए उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। यह बात कौटिल्य ने कही थी, अटल जी ने कही थी और लोहिया जी ने भी कही थी। बिल्कुल सही बात। तो अगर ऐसी सरकार जिसके विरुद्ध षड्यंत्र हो जाए, लेकिन उनका क्या करेंगे दीपक जी, उनका क्या करेंगे कि अगर कार्रवाई हो, छोड़ देना चाहिए। अगर कार्रवाई हो, जिन पर दंगे का आरोप हो, उनको आप कहते हैं संविधान के रक्षक, आप जाकर पैसे बांटते हैं उनको, तोड़नी फोड़नी है उनसे, क्या कहेंगे फिर? दीपक मिश्रा जी, मुझे एक चीज बताइए, जब तक कार्रवाई नहीं होती तो आप कहते हैं, सारी पार्टियां कहती हैं कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। जैसे ही कार्रवाई हो जाती है, तमाम विपक्षी नेता जाकर विजिट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये तो बहुत गलत हो रहा है। मौलाना साजिद रशीदी, कोई समाजवादी या प्रसपाई या कांग्रेसी दंगाइयों के साथ नहीं खड़ा है। ये भी कहा है आज भी गृह मंत्री ने कि कॉल किया गया पॉलिटिकल पार्टीज ने, कांग्रेस के ऊपर सीधे कहा है कि उन्होंने कहा कि आखिरी लड़ाई आके लड़ो, और किसी और ने नहीं। ये भी तमाम बातें कही गई, साथ नहीं दे रहे हैं। ओके, मौलाना साजिद रशीदी दिल्ली में है, काफी बढ़ चढ़कर सीए का विरोध भी कर रहे हैं और इन सारी बातों को बहुत करीब से देख भी रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी, होम मिनिस्टर की रिपोर्ट पार्लियामेंट के फ्लोर पर साफ तौर पे कि यूपी से सप्लाई हुए आए दंगाई 300 की तादाद में, और उन्होंने आग लगाई दिल्ली में, प्लान्ड वायलेंस था ये। नहीं, देखिए, मैं होम मिनिस्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर ये प्लान था और लोग यूपी से आए थे तो आपके पास इनपुट तो होगा इंटेलिजेंस का। अगर आपके पास इनपुट था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अगर आपके पास इनपुट नहीं था तो फिर ये आपका इंटेलिजेंस का फेलियर है। नहीं, 1100 लोगों की पहचान हो चुकी है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है करके, ये भी उन्होंने कहा है। आप सवाल को घुमाइए मत, आप सवाल को घुमाइए मत। नहीं, आपने कहा कि कार्रवाई हुई कि नहीं, मैंने इस पर इसका जवाब दिया कि कार्रवाई हो रही है, ये भी उन्होंने ब्यौरा दिया है। ये बहुत बुरी बात है। व्हाट? एक चीज को आप लोग क्लियर नहीं जाना देना चाहते व्यूअर के पास में। मुझे बताइए, इतना बड़ा, मैं तो आपसे सीधा सा पूछ रहा हूं सर कि कौन है वो साजिश करने वाले लोग जो यूपी से दिल्ली तक में अमन को तबाह करना चाहते हैं? अरे आप कह रहे हैं अमन किसने बिगाड़ा, मैं कह रहा हूं इंटेलिजेंस के पास इनपुट था कि नहीं था। अच्छा ठीक है, इंटेलिजेंस फेल हो गए, मान लीजिए इंटेलिजेंस फेल हो गए, तो क्या साजिश करने वाले सही हो गए? आप ये कहना चाह रहे हैं? फेल हो गई? नहीं, ये मत कहिए कि अगर हो गई, अगर मत कहिए, सैकड़ों लोगों की जान गई है। अरे भाई ठीक है, मैं मान लेता हूँ ना, यहाँ तो जान गई ही है, कहीं ना कहीं तो किसी की चूक है, लेकिन क्या साजिश करने वाले इसे सही आप ठहरा देंगे मौलाना? आप ये कह रहे हैं क्या? अजय सुनिए मेरी बात जी, इसको इतने हल्के में मत लीजिए कि अगर हुआ तो क्या हुआ। अगर का मतलब ये है कि जैसे होम मिनिस्टर ने कहा है कि ये दंगा भड़काया गया है, तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि हमारा भी फेलियर है, हम भी इसको मानते हैं, और जो भी हुआ है। ओके, जवाब बीजेपी का जवाब सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ो। मुझे बस जब एक चीज बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में जब यही एंटी-सीए दंगे भड़के लगातार, तो पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई करी। रशीदी जी, आप और आप जैसे करीब 100 से ज्यादा जमात के लोग किस तरह से टूटकर पड़े सरकार पर कि ये देखिए योगी राज में क्या हो रहा है, किस तरह से एक जाति को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से हंगामा क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस बर्बरता कर रही है। अगर एजेंसीज अपना काम करती हैं तो आप लोग तब भी हाहाकार मचाते हैं। एजेंसीज में अगर इस दौरान किसी भी एक तबके ने 300 या 400 लोग दिल्ली गए और वहां पर उसके बाद ये सारे दंगे हुए और प्लान हुआ ये सब कुछ, और सरकार इस पर जवाब देती है, तो आप कहते हैं ये आपका फेलियर है। मैं कहता हूं सरकार की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, स्टेट सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं इस देश में? आपकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये मेरी बात का जवाब है ही नहीं जो आप दे रहे हैं। आप किस बात का जवाब मांग रहे हैं बताइए, मैं देता हूं आपको जवाब। जवाब ये है, सुनिए सवाल। अरे सर, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आप भी इसी देश के नागरिक हैं। रशीदी साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, 72 दिन से जनता को भड़काने का जो ठेका आपने लिया हुआ है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? ओके फाइन, मैं बताइए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे सवाल ये है कि इंटेलिजेंस का पहले ही इनपुट होता है कि अब कुछ होने वाला है, वो इनपुट आपके पास मतलब आप ये नहीं बता रहे कि साजिश कौन कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं केवल कि इंटेलिजेंस कैसे फेल हुआ। आप भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे।
लगातार पुलिस ने अपना काम किया, इंटेलिजेंस ने अपना काम किया, लेकिन जो भड़काने वाले लोग थे उन्होंने भी बादस्तूर अपना काम जारी रखा, जिसमें से एक नाम आपका भी है। ओके रामकृपाल जी, मैं देख रहा हूं यहां पर, रामकृपाल जी मैं देख रहा हूं यहां पर क्या खेल चल रहा है। एक पक्ष सरकार आधिकारिक तौर पर बता रही है कि प्लान्ड वायलेंस था, ये सुनियोजित हिंसा थी, यूपी से लोग आए। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? अगर मतलब हम जो कर रहा है करें, आप नहीं पकड़ पाए तो आपकी गलती। क्या ये खेल चल रहा है देश में? दुनिया में कोई भी ऐसा प्रशासन नहीं है जो ये दावा कर दे कि हमने किसी भी अपराध नहीं हमारे यहाँ हो सकता, हम अपराधियों को पहले ही पकड़ लेंगे। देखिए, जांच करना एजेंसीज का काम है, फैसला सुनाना अदालत का काम है। आज जिस तरह से संसद में बहस हुई है उसका एक उद्देश्य है कि कम से कम हम लोग आग में घी डालने का काम न करें, जख्मों को कुरेदें नहीं। और मैं अपने पैनलिस्टों से भी, भाइयों से भी ये निवेदन करता हूं कि हम लोग आरोप प्रत्यारोप से बच करके कुछ ऐसा करें कि समाज में विष वमन न हो, शांति और भाईचारा हो। ये हम सबका पहला कर्तव्य है, चाहे जो भी हो, चाहे हम डिबेट के माध्यम से करें, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से करें, क्योंकि मीडिया की भी जिम्मेदारी होती है। और जब हम बहस में होते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी बात से समाज में वैमनस्य न फैले, भाईचारा न बिगड़े। इस बात का हम सब ख्याल रखें। एब्सोल्युटली। मौलाना साजिद रशीदी, एक बार आप कहेंगे कि अगर प्लानिंग के साथ हुई है, अगर कुछ लोग इसके पीछे हैं तो वो गलत है जी? मौलाना, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है इस विश्वमान को रोकने के लिए। अगर ये जो समाज में जहर सा फैल रहा है, इसे रोकने के लिए सत्ता पक्ष को ज्यादा आगे आना चाहिए। सुनिए मेरी बात, सबका भरोसा जीतना चाहिए। सबको आप एक मंच पे लाके भरोसा जीतिए ना। क्यों नहीं उनमें ये भरोसा आप जता पा रहे हैं, या उनमें ये भरोसा बिल्कुल पैदा कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हों, अपने को इस देश का माने। महाजन समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं वो भी। ओके मौलाना साजिद रशीदी, जल्दी से आप आइए मेरे साथ। मैं शिव विहार, मुस्तफाबाद, करावल नगर का दौरा कराऊंगा आपको, और आपको बताऊंगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और हम सब लोग मिलकर जिस तरह के काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों सबको जैसे मदद पहुंच रही है, वो आप जाकर देखिए, एक सराहनीय काम है। आप भी उसको सराहेंगे, जाकर तो देखिए। हम उन लोगों को फिर से बसाने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड जितनी मेहनत के साथ लगा हुआ है, 1500 लोग अभी भी टेंट में बैठे हुए हैं और लोगों के मकान जल गए। तो एक बार आप ये तो कहिए कि निंदा तो कीजिए कि जिसने ये काम किया उसने गलत किया। रशीदी जी, ये तो ऐसा हो गया कि पहले आग लगाएंगे और फिर उसके बाद फवारे लगाएंगे। आपने 72 दिन इस देश में सीएए को लेकर कितना बड़ा एक नैरेटिव खड़ा कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि देखिए हम बस्ती बस्ती जाकर जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब इस देश के मुस्लिमों का उस बिल से कोई लेना देना नहीं था, आप उनको भड़काते रहे। आज जब हिंसा भड़क गई तो आप पानी की बाल्टी लेकर खड़े हुए हैं कि हम मदद कर रहे हैं। साहब, अगर आपने इस देश के मुसलमानों को और करावल नगर में जाकर लोगों को तब समझाया होता जब जरूरत थी, तो ये सिचुएशन ही पैदा नहीं होती। धन्यवाद। वाले हैं ना जो दंगा कराने वाले हैं, वो कभी नहीं समझेंगे इस बात को। तो फिर समझना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, तो कैसे समझाएं ये भी हमें तय करना पड़ेगा। अगर दंगा करने वाले समझने को तैयार नहीं है, और क्या दंगा पूरी प्लानिंग के साथ हो रही, पूरे देश में अमन को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, चाहे वो यूपी के